नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग बिजनेस स्टडीज का एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं और हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो दो टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, प्लस ये जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपके डायरेक्टिंग में फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी काम आएगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है चेन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू या नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस के थ्रू, जिसे हम लोग जानबूझ के क्रिएट करते हैं। और उनमें जो कम्युनिकेशन होता है वो भी एक फिक्स पैटर्न में, फिक्स सीक्वेंस में होता है। जैसे हमने बनाई, पहले टॉप लेवल बनाया, वहां पे सीईओ है, हमारे एमडी है, फिर हमने मिडिल लेवल बनाया जिसमें अलग अलग मैनेजर्स है डिपार्टमेंट के, फिर उसके बाद लोअर लेवल बनाया, सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह। और उसी तरह से कम्युनिकेशन चल रहा है, टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर, या लोअर टू मिडिल, मिडिल टू टॉप। तो ये जो चीज होती है ये होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में कुछ और जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। क्रिएटेड इंटेंशनली, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप नोट्स देखते जाइए। क्रिएटेड इंटेंशनली यानी इसे हम लोग जानबूझ के डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसका कुछ पर्पस होता है। अगर हमें काम करवाना है, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ वर्क, उसके लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, हमें जॉब पोजीशंस की जरूरत होती है। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, यानी प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड वेलफेयर के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, उसके लिए हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। देन इसमें जो हमारा जो कम्युनिकेशन चलेगा वो चलेगा स्केलर चेन के अंदर। स्केलर चेन हमने देखा है कि क्या होगा, अथॉरिटी के हिसाब से या जॉब पोजीशन के हिसाब से हमारा स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन चलेगा। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होता है तो बात यह है कि इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि डिले इन एक्शन। कई बार क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन के चक्कर में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफी स्लो होता है, या हम लोग बात करें तो जो हमारी बात है वो देरी से पहुंचती है। और देरी से पहुंचने के कारण क्या होता है, कभी कभार देरी से पहुंचने के कारण उसमें हम काम टाइम पे नहीं कर पाते। लेकिन बात यह है कि इसमें बात कौन सी पहुंचाएंगे, इसमें टॉक्स कौन सी होगी। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा लिखा है ऑफिशियल टॉक्स ओनली, यानी इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ वर्क रिलेटेड मैटर्स डिस्कस होते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब पोजीशन के हिसाब से डिस्कशन हो रहा है, तो वर्क रिलेटेड एकदम बात यही होगी कि बस काम से रिलेटेड। कि प्रिंसिपल टू टीचर टॉक होगी तो भाई कैसा क्या सिलेबस चल रहा है, क्या बच्चों का रेस्पॉन्स, एकदम काम से रिलेटेड। उसी तरह से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स वगैरह, यही सब काम चलता है। यानी टॉप से अगर लोअर की बात करें तो क्या होगा, ऑर्डर्स फ्लो करेंगे, और लोअर से टॉप की बात करें तो क्या होगा, रिपोर्ट्स फ्लो करेगी, ग्रीवेंसेस फ्लो करेंगे, सजेशंस फ्लो करेंगे, फीडबैक्स फ्लो करेंगे। तो यानी अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी का फुल रिलेशनशिप यहाँ पे चलेगा, और ऑफिशियल टॉक्स पे ही यहाँ पे बात होगी। और ऑफिशियल टॉक्स पे बात होगी, कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको जो जो सोशल सेटिस्फेक्शन की जरूरत है, हर इंसान की एक सोशल नीड होती है, तो वो सोशल नीड या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम से रिलेटेड बात है। तो इसका एक फायदा ये है कि यहाँ पे रूमर्स भी नहीं उड़ते हैं। देन हम लोग बात करें अगर, तो ये जो होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। वो डिमेरिट्स, एक तो हमने ये देखा है कि भाई साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मोस्टली क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन रिटर्न चलता है, ऑरल की बजाय ज्यादातर इसमें रिटर्न, ईमेल वगैरह के थ्रू कम्युनिकेशन रहेगा। तो थोड़ा रिकॉर्ड भी रहता है, कोई रूमर्स वगैरह भी नहीं फैलते, स्क्रीनिंग भी नहीं होती इंफॉर्मेशन की। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव इंपैक्ट है, वो नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि कई बार प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पाता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कोई भी अगर लिखकर देना है, किसी को सबमिट करना है, तो वो क्या करेगा, वो मोस्टली क्या करता है, उसे सबको अपनी अपनी फियर ऑफ अथॉरिटी होती है कि बस आप, मैं लिखूं कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा ही नुकसान हो जाए। तो उस कारण वो सही बात बता नहीं पाता। जबकि रूमर्स वगैरह में या पर्सनल टॉक्स में एकदम मन की भड़ास निकल जाती है, एकदम रियल बात निकल के आती है, जो प्रॉपर फीडबैक मिल पाता है। अब बात करते हैं हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो हमने पहले जैसे देखा कि भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से रिलेशनशिप हुई, बॉस, फिर सबॉर्डिनेट, फिर उसका सबॉर्डिनेट, इस तरह की रिलेशनशिप, ऑफिशियल रिलेशनशिप पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है वो फॉर्मल था। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे बनता है? इसको बनाया नहीं जाता बच्चों, अपने आप बन जाता है। अपने आप कैसे बनता है? दोस्ती, प्यार, अफेक्शन, इन सब से। यानी
भाई आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप ह्यूमन हो, रोबोट्स नहीं हो। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपके कलीग्स से फ्रेंडली बिहेवियर होना, आपके कलीग्स से भाई बातचीत होना, ये सब नॉर्मल है। और आप लोग जब बातचीत करते हैं तो सिर्फ ऑफिशियल टॉक्स पे शुरू में बातचीत करेंगे तो अपने आप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर आप अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो दोस्ती वगैरह का माहौल क्रिएट होता है ये अनइंटेंशनल है, ये आदमी का अपने आप बन जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि कई लोग इसको इंटेंशनली किसी अलग रूप में बनाने की कोशिश करें, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हम लोग बात करें तो इनफॉर्मल जो है वो अनइंटेंशनली बन जाता है, और अनइंटेंशनली बनता है तो मेन इसका पर्पस क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो मेन पर्पस है, वो मेन पर्पस इसका ऑफिशियल टॉक्स नहीं है, वो इसका मेन पर्पस होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, सोशल सेटिस्फेक्शन। मतलब बस अपनी सोशल नीड सेटिस्फाई हो, हमारे जो काम कर रहे हैं और मन के अंदर काफी कुछ जो भरा पड़ा है वो निकल जाए, एक बार हमारी फ्रस्ट्रेशन निकले, भड़ास निकले, प्लस हम लोग अगर अपनी खुशियां भी बांटना चाहें किसी के साथ तो वो बांट सकें, कोई हमारी केयर भी करे। ये सब काम के लिए, ये सोशल नीड के कारण जो हमारा बनता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें मोस्टली क्या होता है, इसमें पर्सनल टॉक्स होती है, प्लस इसमें क्या एक नुकसान बहुत बड़ा है वो है रूमर्स। बात को बतंगड़ बनाया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती है, यानी बात कुछ है उसको कैसे भी मिर्च मसाला कर रहा, फैक्ट्स एंड फिगर्स गेट डिस्टॉर्टेड, और उसको मिर्च मसाला लगा के पहुंचा रहे हैं, बात कुछ थी और उड़ कुछ गई। तो ये जो रूमर्स फैलने की बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है इसके अंदर। लेकिन फास्ट कम्युनिकेशन भी होता है। क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बस रिटर्न वे के थ्रू कम्युनिकेट करना है, एक स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होगा, बहुत स्लो होगा। जबकि इसमें क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बस अच्छा ये तेरे दोस्त ही तो है, तेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इससे कम्युनिकेट कर देना, एक को कम्युनिकेट करा, 4-5 को एक साथ कम्युनिकेट हो गया। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन की अगर जरूरत हो तो हम लोग फॉर्मल वे की बजाय इनफॉर्मल वे में चलना पसंद करते हैं। देन इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रॉपर फीडबैक भी मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भी प्रॉपर फीडबैक चाहिए तो वो रिटर्न में कोई नहीं देगा, होगा क्या, उसे अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, उसे थोड़े दोस्ती वगैरह करनी पड़ेगी। तो फिर वो क्या होता है, जब उसमें वहां पे जो ग्रुप्स होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स, वहां पे एकदम जो एग्जैक्ट बात है वो निकल के आती है कि भाई क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सही है गलत है, कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है, एकदम प्रॉपर नई पॉलिसीज जो बनाई है उन नई पॉलिसीज को उनका जो फीडबैक लिया जा रहा है कि भाई वो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज कैसे देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं या उससे रेजिस्ट करते हैं। हालांकि शुरू में सब रेजिस्ट करते हैं, बट उसके कारण क्या है, एम्प्लॉइज दुखी है, खुश है। तो प्रॉपर फीडबैक जो है वो एकदम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हमें अंदर मिल जाएगा। तो ये इसके कुछ हम लोग बात करें इसके फीचर्स होते हैं, इसके अंदर बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, बट रूमर्स के कारण इसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनने का कम दिया जाता है। लेकिन आजकल जमाना है क्रिएटिविटी का, इनिशिएटिव का, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को रोका नहीं जाता, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनने दिया जाता है। कई गेट टुगेदर्स कंपनी खुद अरेंज करती है ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने एम्प्लॉइज के अंदर, और वो खुश रहे, तो खुश रहेंगे तो अपने आप काम अच्छे से करेंगे। और साथ साथ में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट भी जो हमारे मैनेजर्स है वो ले सकते हैं। इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके अपने कंपनी के वेलफेयर में लगा सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, उससे हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बॉस और सबॉर्डिनेट, ये रिलेशनशिप चल रही है। तो बॉस बोल रहा है भाई जो भी वर्क है गेट इट डन क्विकली, जल्दी जल्दी ये काम हो जाना चाहिए, और ये बोल रहा है यस सर। तो ये जो एकदम ऑफिशियल टॉक्स है एकदम, तो वो सब है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जबकि यहाँ पे मैंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ये बॉस उसका सबॉर्डिनेट उसका भी सबॉर्डिनेट, ये डायरेक्टली उनसे बात कर रहा है, इससे ऊपर वाले से ऊपर वाला जो है उन बॉस से बात कर रहा है कि भाई और क्या हाल है, फिर ये बोल रहा है कि भाई बस बढ़िया, तू बता खाने में क्या लाया। फिर ये बीच में जो है ये बोल रहे हैं दोनों को कि हमें भी खिला दो कोई, मतलब आपस में कोई भी नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन नहीं है, आपस में कोई भी एक दूसरे से बात कर सकता है, चाहे वो लोअर लेवल का हो चाहे वो अपर लेवल का हो, बस अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। तो ये चीज जो है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब बच्चों बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, ऑथोरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट डिफरेंट लेवल्स। यानी जॉब पोजीशन का, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक जो नेटवर्क बनाते हैं, एक जो ढांचा तैयार करते हैं, उसी चीज को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जैसे भाई पहले सीईओ हुआ, उसके नीचे इतने मैनेजर्स, फिर उसके नीचे इतने फोरमैन, फिर उसके नीचे इतने वर्कर्स, ये सब एक ढांचा जो पर्टिकुलर तैयार होता है उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे मेन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का शेप कैसा होगा। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का शेप अलग अलग तरह से हो सकता है। उसके लिए हमारे पास जवाब है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ही वो चीज है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का शेप डिफाइन करता है।
होता क्या है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज बेसिकली नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन सुपीरियर। एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट काम कर सकते हैं, उसी चीज को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जितना छोटा होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉल जाएगा, और जितना बड़ा होता जाएगा तो ये वाइड होता जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे ये एक सुपीरियर हुआ, इसके नीचे एक सबॉर्डिनेट, इसके नीचे एक सबॉर्डिनेट, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा टॉल गया है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दूसरा बनाया, एक सुपीरियर अंडर में 3 सबॉर्डिनेट और हर एक सबॉर्डिनेट के अंदर में 2-2 और सबॉर्डिनेट्स, तो ये क्या हो गया, ये वाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना। फिर ये इसमें देखिए, ये सुपीरियर, इसके नीचे 3 सबॉर्डिनेट्स हो गए, या इस मैनेजर के नीचे 3 मैनेजर्स हो गए, फिर इनके नीचे 3-3 हो गए, तो ये और ज्यादा वाइडर बन गया। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो शेप है वो डिपेंड करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। जिस तरह का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का शेप आएगा। अब बच्चों होता क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये डिफर करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना उसकी नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस है, सबका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी का भी हम लोग बात करें तो सेम नहीं हो सकता, या सिमिलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे सपोज कोई स्कूल है, अब किसी स्कूल में प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है ही नहीं, किसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी है, बड़ी स्कूल छोटी स्कूल सबका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफर कर सकता है। फिर हॉस्पिटल्स का अलग होगा, स्कूल्स का अलग होगा, आर्मी का अलग होगा, नेवी का अलग होगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फिर हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शेयर करता हूं, और आप देखिए कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफर करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में तरफ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिकली 2 टाइप्स हमारे पास डिस्कस्ड है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, यानी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है, फंक्शंस होते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस क्रिएट करते हैं, वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब ये दोनों टॉप लेवल हो गए, फिर मिडिल लेवल पे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, परचेस, और फिर इनके नीचे अलग अलग एक्टिविटीज आएगी। तो ये एक टाइप का फंक्शनल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो टेरिटरी वाइज क्लासिफिकेशन होता है, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी फंक्शनल स्ट्रक्चर ही होता है। देन हमारे पास आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एक कंपनी ऐसी है जिसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसमें ये डिविजनल स्ट्रक्चर काम आता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे डिविजन्स बनेंगे। जैसे मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने यहाँ लिखा, इसके नीचे कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स, बुक्स, इस तरह से ये जो हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये सूटेबल कब होते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर वहां पे सूटेबल होगा जहां पे सिंगल प्रोडक्ट हो और जहां पे हमें हर एक जो फंक्शन है उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, और जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर वहां सूटेबल होगा जहां पे मल्टी प्रोडक्ट हो और जहां पे हमें हर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में। मैंने यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लिखा, ये मेरिट्स हैं, ये डिमेरिट्स हैं, और इधर डिविजनल स्ट्रक्चर में यहाँ प्लस माइनस, ये इनके मेरिट्स डिमेरिट्स, हम इन्हें साथ में लिंक करते करते पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो मेरिट आता है वो हमारे सामने है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है पर्टिकुलर हर एक एक्टिविटी उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे हमारे वर्कर्स, मैनेजर्स वगैरह सब। यानी कोई परचेज डिपार्टमेंट में तो वो परचेज रिलेटेड फंक्शंस में स्पेशलाइज होगा, तो मार्केटिंग वाला है वो मार्केटिंग रिलेटेड फंक्शंस में स्पेशलाइज होगा। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे आता है हमारे सामने प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब है वो अपने पर्टिकुलर, भाई कॉस्मेटिक्स वाला है तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसके सारी एक्टिविटीज में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। टेक्सटाइल वाला है तो वो उसकी सारी एक्टिविटीज में मोस्टली स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, यानी उसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हमारे सामने आता है। देन यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी होता है, और वो बनता भी है, क्योंकि उसी के कारण अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, और यहाँ पे हमें हर डिवीजन में कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। देन हम बात करें यहाँ पे मैनेजरियल एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही टाइप की एक्टिविटीज, सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज को मैनेज करना, तो जो मैनेजर है उसका काम जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज को मैनेज करने का होता है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज होती है, वो स्पेशलाइज भी हो जाता है उस काम में। जबकि यहाँ पे क्या है
यहाँ पे उतनी स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाती कि अगर हम बात करें एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि उसमें सारी टाइप की एक्टिविटीज को मैनेज करना है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये थोड़ा सा, हम अगर बात करें इसका एक नेगेटिव पॉइंट आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो इनफ्लेक्सिबल होता है। उसके अंदर जो अगर सपोज मैनेजर कोई वर्कर है तो उस वर्कर को एक पर्टिकुलर टाइप का काम आता है, अगर उसको कोई दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे दूसरे डिपार्टमेंट वाला काम आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वही चीज मेरिट बन के आती है हमारे सामने, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या हो गया, वो पर्टिकुलर डिवीजन में तो उससे रिलेटेड वो सारी टाइप की एक्टिविटीज थोड़ी थोड़ी जानता है। तो वो सारी टाइप की एक्टिविटीज जानने के कारण क्या होता है, उसको एक डिवीजन से, अगर हम बात करें उसको दूसरे डिवीजन में भेजना हो या दूसरी एक्टिविटी उसको करने के लिए दी जाए तो वो कर सकता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा फायदा आता है। लेकिन फिर हम बात करते हैं वापस फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में आता है इफेक्टिव ट्रेनिंग। हम लोगों को ट्रेनिंग देनी है तो एक ही काम की ट्रेनिंग देनी है, तो वो थोड़ा सा इजी भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। लेकिन यहाँ पे सारे काम की ट्रेनिंग देनी होगी तो यहाँ पे ट्रेनिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है हमारे सामने। देन यहाँ पे है अटेंशन टू ईच फंक्शन, हमें अगर हर एक फंक्शन पे ड्यू अटेंशन देनी है कि बस ये फंक्शन भी सही से ये भी सही हो, तो वो वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर ही काम आता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर उतना काम नहीं आता। देन हम लोग बात करें तो इसके कुछ डिमेरिट्स की बात करते हैं, वो कि भाई नो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के, मतलब कई बार क्या होता है, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में लगा रहता है और उसके कारण क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इग्नोर हो जाता है। ये सेम चीज यहाँ पे भी होती है डिविजनल स्ट्रक्चर में। यहाँ पे भी क्या होता है, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट होते हैं, यानी हर डिपार्टमेंट हर डिवीजन अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, उसी का गोल अचीव करने पे फोकस करेगा। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कई बार ये इग्नोर कर देते हैं, ये दोनों में डिमेरिट आती है। देन हमारे सामने है इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की हमने बात कर ही ली है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस बात पे आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, यहाँ पे बात आता है डिपार्टमेंट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। डिपार्टमेंट्स के अंदर कई बार लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण कि भाई मैं अपने डिपार्टमेंट का नुकसान क्यों करूं तेरे डिपार्टमेंट के वेलफेयर के कारण, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई जैसे सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सेल्स डिपार्टमेंट को बोला कि तुम थोड़ा सा अभी धीरे धीरे सेल्स बढ़ाओ क्योंकि हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। सेल्स डिपार्टमेंट बोला मैं अपने टारगेट्स तो अचीव करूंगा, मैं क्यों अपनी सेल्स कम करूं, तुम प्रोडक्शन पे ध्यान दो। इस तरह से कई बार ऐसी बातें हो जाती है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण, और हर डिपार्टमेंट अपने अपने बारे में सोचता है, उस कारण जो है वो काम ढंग से नहीं हो पाते। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आती है। यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे होता है रिसोर्सेस एलोकेशन में कॉन्फ्लिक्ट, यानी रिसोर्सेस जो एलोकेट हो रहे हैं तो उसमें हर डिवीजन बोलते हैं भाई कि मेरे को कम मिले मेरे को ज्यादा मिले, ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होते हैं वो होते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। देन हम बात करते हैं यहाँ पे डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदारी। अगर काम नहीं हुआ तो कौन जवाबदारी लेगा, कौन हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंप्लीशन ऑफ वर्क, उसी चीज को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है और फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो काम नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं हुए तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे ब्लेम लगाने लग जाते हैं, क्योंकि कि भाई ये परचेज की गलती है, परचेज वाला बोल रहा है प्रोडक्शन की गलती है, प्रोडक्शन वाला बोल रहा है सेल्स की गलती, इस तरह से यहाँ पे होता है। और इसमें क्या है, इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत आसान है। इसमें मुश्किल था कि भाई डिपार्टमेंट्स ने ब्लेम लगा दिया, असली गलती किसकी पकड़ना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आसान होता है क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के गोल टारगेट अचीव नहीं हुए कि भाई इस प्रोडक्ट की सेल नहीं बढ़ी है, इस प्रोडक्ट का के अंदर हमारी क्वालिटी सही नहीं हुई, तो इस पर्टिकुलर डिवीजन की गलती है, यानी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब हम बात करें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की, यानी जो एक्सपेंशन और ग्रोथ है वो डिविजनल स्ट्रक्चर में जल्दी पॉसिबल है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में उतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप एक नया डिवीजन बना देते हो, सारे डिपार्टमेंट्स को सारे डिविजन्स को अलग से छेड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको हर एक डिपार्टमेंट की कुछ कुछ एक्टिविटीज बढ़ेगी, यानी आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उस चेंज को इंप्लीमेंट करना है। तो ये जो चेंज को इंप्लीमेंट करना प्लस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना, ये डिविजनल स्ट्रक्चर में ज्यादा आसान है बजाय हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर के। अब बात करते हैं यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में हमारी डिसीजन मेकिंग भी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, क्योंकि हर एक डिवीजन को अपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे ही डिसीजन लेने, उसे किसी पे डिपेंड नहीं होना, उसे परचेज मार्केटिंग सेल्स वगैरह अपने प्रोडक्ट के सारे डिसीजन खुद को ही लेने हैं सारे डिवीजन को। तो ये थोड़ा सा फास्ट डिसीजन मेकिंग इसमें हमें देखने को मिलती है, उसमें इतनी नहीं है। फिर हम बात करें इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या है, हर डिवीजन को हर टाइप के काम करने,
यानी भाई कॉस्मेटिक्स डिवीजन है तो उसको परचेज सेल्स मार्केटिंग सारे काम करने, टेक्सटाइल डिवीजन है तो उसको भी सारे काम करने हैं, तो हर एक डिवीजन को सारे काम करने, तो रिसोर्सेज भी सारे डिवीजन को उतने ही लगेंगे। तो यहाँ पे रिसोर्सेज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, यहाँ पे उतनी जरूरत नहीं है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में फिक्स एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी या डिपार्टमेंट कर रहा है तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है जितने डिविजनल स्ट्रक्चर में जरूरत है। और इसी कारण ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होने के कारण हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर, जबकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में उतनी कॉस्ट नहीं बढ़ती। और फिर कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होते हैं रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड कई बार कि भाई इस डिवीजन को ज्यादा रिसोर्सेज मिले, हमें उतने रिसोर्सेज नहीं मिले, हम लोग कैसे अचीव करके दे अपने टारगेट्स। तो ये प्रॉब्लम कई बार इसमें आती है। तो ये जो आज हमने ये पढ़ा ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर dीजिए। और बच्चों कल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूंगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस स्टडीज का, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो तो देखना ही है, कल का वीडियो भी जरूर देखिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।